आज हमारे दो मुख्य वक्ता हैं हरपाल सिंह जी ग्रेवाल और रवि सिंह चौधरी। आज का हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा 25-25 मिनट दोनों वक्ता बोलेंगे एंड देन इन द एंड विल हैव Q&A। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम वेलकम बोथ ऑफ द गेस्ट हमारे जिस्ट के प्लेटफॉर्म पे। जी, मेरा नाम हरपाल सिंह ग्रेवाल है और मैं हरियाणा इंडिया से हूँ और मेरे गांव का नाम है थेड़ी बाबा सावन सिंह। तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग 92 में शुरू की थी। तो उस टाइम इट वाज टू अर्ली बट स्टिल आई थिंक अभी लोग पूरी तरह से जागरूक उसके बारे में नहीं हुए, थैंक्स टू पेंडेमिक के जिसने लोगों को काफी हमें मुझे लगता है कि एक डिकेड आगे कर दिया हमें। अभी जिस स्पीड से चल रहा था तो एक डिकेड अभी और इतनी अवेयरनेस नहीं होनी थी। तो मैं शुरू करता हूँ कि देखिए ऑर्गेनिक के बारे में आज सब लोग जानते हैं, तो उसकी इंट्रोडक्शन देना मैं कोई इतना वाजिब नहीं समझता, टाइम वेस्टेज हो जाएगा। ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। अब उसकी प्रॉब्लम्स दो किस्म की हैं, एक तो पैदा करने में प्रॉब्लम है और एक जो है उसको बेचने में प्रॉब्लम है। पैदा करने में कैसे प्रॉब्लम है कि अभी तक जो भी किसानों ने किया है वही नॉलेज है, ज्ञान है, यूनिवर्सिटीज ने कुछ नहीं किया और उनको उम्मीद नहीं थी शायद, या किसी वजह से वो लोगों ने ज्यादा इस पे रिसर्च नहीं किया। हालांकि हमारे आयुर्वेदा में इसकी सारी रिसर्च पड़ी है, खेती कैसे करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है, किस तरीके से करनी है, वो सारे प्रावधान हमारे आयुर्वेदा में है और अनफॉर्चुनेटली हमें वो पढ़ाया ही नहीं गया। जैसे हमारे जमाने में 3 पीरियड बड़े अहम होते थे। एक तो धर्म का पीरियड था, अलग अलग धर्मों के बारे में बताया जाता था आजादी के बाद में, आई एम 47 बॉर्न। और दूसरा पीरियड होता था कि क्या नाम धर्म के बारे में था और दूसरा था अपना एग्रीकल्चर के बारे में। तो तीसरा पीरियड था नेशनलिज्म के बारे में। तो ये 3 पीरियड हमारे टाइम में थे और बाद में जाके मेरे ख्याल में आई वाज 9th और 10th जब ये पीरियड हटा लिए गए। एट दैट टाइम वी वर वेरी हैप्पी, हम लोग बहुत खुश थे कि ये पीरियड 3 हटा लिए, खामखा में पीरियड थे। आज मुझे महसूस हो रहा है कि इन पीरियड्स की दोबारा जरूरत है। आज मुझे एक बैंकर रिटायर मिले, उन्होंने कहा क्या जी कॉटन का पेड़ कितना बड़ा होता है। अब मुझे हंसी आ गई, फिर मुझे तरस भी आया। अभी देखिए इन लोगों को ये भी नहीं पता कि कॉटन का पेड़ कितना बड़ा होता है, गेहूं का पेड़ कितना बड़ा होता है। और कृषि प्रधान देश से हम लोग हैं जहां 90% से ऊपर हम लोग खेती करते थे और खेती पर निर्भर थे। आज किसी को पकड़ के ले लीजिए आप इंडियन को, उसकी बैकग्राउंड पीछे जाएंगे तो खेती ही है। और ऐसा आम देशों में ऐसा नहीं था। अब जब मैंने खेती की, मेरे को भी खेती में लगाया गया, मैं तो कुछ और प्रोफेशन में था, आई वाज ट्राइंग टू बी ए कमर्शियल पायलट। तो पिताजी बीमार हो गए, मुझे खेती में लगाया। पर पिताजी मुझे बचपन से सिखाते थे बिकॉज मैं सबसे छोटा था। तो और वो 65 के करीब, 4 के 5 के करीब हमारे यहाँ केमिकल्स आए, तो वो केमिकल्स के बिल्कुल सख्त बरखिलाफ थे। वो बोले जी अपनी जमीन को आप लोग अफीम लगा रहे हो तो ये बाद में अफीम पर लग जाएगी और फिर आपको दिक्कत आएगी। और वही हुआ, मेरे देखते देखते हो गया। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहा, पिताजी वहां नहीं थे और उन्होंने कई पेशीन गोइयां कही भी आप ऑर्गेनिक ही करोगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही टॉट मी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, हिज एक्सपीरियंसेस। और वो जंत्री के मुताबिक खेती करते थे। ये भी मुझे बड़ी हैरानी होती थी, खेती और जंत्री का क्या संबंध है। आज समझ आ रही है कि जो पंचांग है, पंचांग हमारे तो यहाँ संस्कृति में सारा कुछ उसका प्रावधान दे रखा है, ऑलरेडी सब कुछ है। पर अनफॉर्चुनेटली के गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं, अप्रोच ऐसी है कि उन चीजों को फॉलो नहीं किया जा रहा। आज जो मौसम की तब्दीली बता रहे हैं हम लोग, तो लास्ट ईयर अधिक मास था,
लास्ट ईयर गर्मी आपको पता एक्सटेंडेड गर्मी पड़ी थी। जब आप पंचांग देखेंगे तो वो अधिक मास था, यानी 1 महीना गर्मी और आगे चलेगी। तो अगर हम पंचांग के हिसाब से चलें तो हमें, और आज की साइंस को भी लेके चलें, मैं साइंस को नकार नहीं रहा, पॉजिटिव साइंस के मैं बिल्कुल हक में हूं, तो ये सारी चीजों का हमें पता लग जाता है। और आज से भी अगर हमारा करिकुलम स्टडीज में अगर ये चीजें आती हैं, और संस्कृत को तो मैं लाजिम समझता हूं, जरूर लगाना चाहिए। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये ज्ञान है, ज्ञान का एक अलग विषय है, धर्म का इससे कोई संबंध नहीं। संस्कृत पढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो कुछ काम संस्कृत में हो गया है वो अभी तक हुआ नहीं है। अब हमने 92 में आके मेरे को महसूस हुआ कि हम लोगों में दिक्कत आ रही थी। जब फसल मैच्योर हो रही थी तो वहां जाके कोई भी स्प्रे काम नहीं करती थी और फसल मर जाती थी। मैंने बासमती लगाई तो मेरे 45 एकड़ बिल्कुल तैयार फसल, मेरी 45 एकड़ बैठ गई। और 45 एकड़ फसल बहुत होती है हमारे यहाँ इंडिया में, अमेरिका में तो शायद इसका इतना ना हो। तो दैट वाज माय ब्रेड एंड बटर, और मेरे को बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा इससे तो अच्छा हम इसको छोड़ ही दें। और कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे बड़े भैया बाहर थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू हो चुकी है। तो मैंने भी मन बना लिया इसको छोड़ देंगे। तो छोड़ के मैं खेती करना शुरू कर दिया। ये मैं ब्रीफ दे रहा हूँ ताकि पता लगे कि खेती में कैसे प्रॉब्लम्स आई पैदा करने में, 2 सेक्शन में बांट के। तो अब वो शुरू में कुछ भी नहीं ज्ञान जो पिताजी ने बताया किया उसका कोई मतलब नहीं। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बता रहा था तो उसके मुताबिक, पर जब मैंने केमिकल छोड़े और हमारा जो क्रॉप रोटेशन था वो गेहूं धान के करीब आ गया था, जो कि एक बिल्कुल गलत क्रॉप रोटेशन है। दोनों शैलो रूटेड क्रॉप्स हैं, दोनों एग्जॉस्टिव क्रॉप्स हैं, दोनों फॉस्फोरस को डेफिशिएंट करती हैं और इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं। तो वो कामयाबी कहाँ मिलनी थी, तो काफी दिक्कत आई। फिर उसके बारे में बुक्स वगैरह मैंने सर्च की और मुझे मिली और मैंने पढ़ी, और उससे आगे लेके थोड़ा बहुत चलना शुरू हुआ। फिर रियलाइज किया भाई ये सारा एक साइंस है जो कि केमिकल फार्मिंग में नहीं पढ़ाई जाती, और हर इंच जमीन का दूसरे इंच से डिफरेंट है, एक जैसा नहीं हो सकता। तो उसको आप उस तरीके से लीजिए ताकि वातावरण जो है ऑलमोस्ट बराबर सा रहे। तो क्रॉप रोटेशन सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्रॉप्स, है जी। और इरिगेशन जो वर्ड है उससे मुझे, जब मैंने उसको चिंतन किया तो इरिगेशन वर्ड एग्रीकल्चर में सूट ही नहीं करता। मॉइस्चराइजेशन होना चाहिए। सारी वेस्टर्न कंट्रीज देख लिए मॉइस्चराइज कर रहे हैं, वो इरिगेट नहीं कर रहे। हम लोग आज भी, हमारे माइंडसेट इरिगेशन का है, और इसी माइंडसेट की वजह से हमारा वाटर टेबल बहुत नीचा चले गया, और जहां जितना पानी चाहिए नहीं चाहिए वहां ज्यादा जा रहा है, जहां चाहिए वहां पहुंच नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ा विषय है, इसको गवर्नमेंट को बड़े ध्यान से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा भी इसको इस चीज की पानी की जरूरत है, और ये जमीन इस काबिल है तो इस तरीके की फसल जो है इसमें बीजी जानी चाहिए, उसका सिलेक्शन करके उनको अलॉट होना चाहिए, या उनको ये सजेस्ट करना चाहिए किसानों को भी आप ये चीज बीजे, इतना पानी आपके पास है। वो सिस्टम, उसको कंट्रोल्ड फार्मिंग कहते हैं, अभी तक इसका कोई विचारधारा भी नहीं आई। तो मैंने जब शुरू किया तो यील्ड वगैरह बहुत कम थी, तो चलो कुछ पिताजी ने बताया, कुछ मैंने बुक्स पढ़ी, और घाटा नफा करते कराते आज ये सिचुएशन आ गई है कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इसमें आया। पर मैं समझता हूँ अभी भी काफी नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक समुद्र है, ये कोई इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं कि इसको हर कोई समझ ले। और इसके साथ ही जो खरपतवार बताए गए, जैसे हमें हमारे चुलाई है, तांदला है, भकड़ा है, अपना बथुआ है, इन लोगों को खरपतवार बता दिया, और अभी तक हमारी यूनिवर्सिटी से इसको खरपतवार ही बता रहे हैं। अभी तक किसी ने ऑब्जेक्ट ही नहीं किया कि ये खरपतवार नहीं है भाई, ये तो हमारी खाने की चीज है, और ये कुदरत इसको पैदा करती है। सबसे ज्यादा डाइजेस्टेबल प्रोटीन, सबसे ज्यादा आयरन, और इस तरीके के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें इन चीजों से, जिसको हम खरपतवार कह के जला रहे हैं और इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो पढ़ाई का हमारा जो सिस्टम था, जो एजुकेशन हमारा एग्रीकल्चर की तरफ से था, वो गलत शुरू हो गया केमिकल आने की वजह से, और मोनोकल्चर आ गया। तो उसमें किसान को आज तक तकलीफ हो रही है कि गेहूं और
धान के रोटेशन से बाहर नहीं निकल पा रहा, और इसीलिए हमारी फसल में उतनी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है आज के दिन। हमारा जो सिस्टम है, हम लोग बासमती बीजते हैं, बासमती के बाद में चना बीजते हैं। जैसे हमारे बड़े साइंटिस्ट हुए घाघ और भद्री, उन्होंने कहा पहले कांकर पाछे धान सोई जानिए सच्चा किसान। अब ये हमारी संस्कृति में है। हमारे यहाँ ऐसे साइंटिस्ट जो थे, काव्य रूप में जिस तरीके से लोग समझते थे, उन लोगों ने ये चीज लिखी। एक ही नहीं, बहुत कुछ लिख रखा है। और उसके किस तरीके से बादल आएंगे, कैसे आपने खेती करनी है, क्या आपने कैसे, उस वक्त कुछ स्प्रे वगैरह तो थी नहीं। और काफी चीजें जो हमारे यहाँ लिखी गई है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि पीछे 5-6 साल पहले व्हाइट फ्लाई आई थी और कॉटन को डिस्टर्ब किया उसने बड़ी जबरदस्त, और हाहाकार मच गया जी, कॉटन को बर्बाद हो गया कॉटन, और व्हाइट फ्लाई की वजह से। तो मेरे मित्र हैं, वो आयुर्वेद को जानते हैं। मैंने कहा यार कुछ इसका बताओ, आप तो जानते हो। तो उन्होंने बताया कि जो कैम्फर है, और हर घर में होता है, पूजा के लिए हमारे पास कैम्फर हर घर में होता है। कोई भी सकिंग पेस्ट है तो हमने उसको आप कैम्फर की स्प्रे करो, पर उनको ये नहीं था पता, और ये निघंटु प्रकाश में लिखा हुआ है। हमारे पास अलग अलग ग्रंथ है जहां सारी चीजें लिखी हुई हैं, उनका संज्ञान दिया गया है। वृक्ष आयुर्वेद है, अग्निहोत्रा है, निघंटु प्रकाश है, इस तरीके से और कई है। मैं संस्कृत जानता नहीं है, तो मेरी ये कमी है, तो मुझे पूछना पड़ता है। तो फिर हमने उसकी डोज सेट की, और जो भी पैनल पे हैं या दूसरे लोग सुन रहे हैं वो सुन लें। 2 ग्राम आप पर लीटर ऑफ वाटर, आप अगर आप कैम्फर डालते हो तो आपका जो व्हाइट फ्लाई है, यानी सकिंग पेस्ट, वो कंट्रोल हो जाता है। व्हाइट फ्लाई का अधूरा जीवन चक्र होता है, और ये बागों में और जहां भी केमिकल ज्यादा आएगा तो इसका बहुत ज्यादा चलन होता है, और इतना केमिकल स्प्रे करते उससे कंट्रोल ये नहीं आती है। इसका अधूरा जीवन चक्र है, तो 3 दिन लगातार करेंगे तो ये कंट्रोल हो जाती है। 2 ग्राम प्रति लीटर ऑफ वाटर आप इसको किसी भी अल्कोहल में घोल के, क्योंकि पानी में घुलता नहीं है, और फिर आप पानी में डालिए तो ये घुल जाता है, पर ये थोड़ा खुश्क होता है। इसलिए कोई भी ग्रोथ प्रमोटर साथ में मिला ले तो उसको ताकत भी मिलेगी, क्योंकि ये इतना मल्टीप्लाई करके बहुत ज्यादा रस चूस लेती है। तो ये एक मैंने उदाहरण दिया। और वो जब कॉटन का बिल्कुल प्रकोप था तो हमने कामयाब की कॉटन जस्ट विद दिस थिंग। और जो कि लोगों के घरों में कैम्फर हर घर में होता है हमारे इंडिया में। धूप बत्ती करते हैं या क्या नाम हवन करते हैं या किसी तरीके से भी, तो वो लोगों के कैम्फर घर में होता है। तो हमने भीमसेनी कैम्फर लिया, एक प्रोडक्ट का नाम है, उसका ट्रेड नेम है, और लेके दैट वाज सपोज्ड टू बी द बेस्ट वन एंड वी डिड इट एंड वी वर सक्सेसफुल। तो इस तरीके से जो आज चीजें हमें नहीं पढ़ाई जा रही, बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही, पहली पीढ़ी 2 पीढ़ियों को 3 पीढ़ियों को नहीं पढ़ाई, उसको हम भोग रहे हैं हम लोग। और उन्होंने पढ़ा नहीं है, इसलिए उन्होंने आगे काम नहीं किया है, और उसको सफर कर रहे हैं हम लोग। तो ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम जो हैं अपने खेती बाड़ी की। चलो, किसानों ने एक्सपीरियंस करके कुछ हम लोग बोलते रहे, कुछ ग्रंथों में से लिया, कुछ किसी तरीके से, जिसने सब ने अपना ज्ञान देके जो भी उनका एक्सपीरियंस था किसानों ने किया है, साइंटिस्टों ने नहीं किया, और वो शेयर करके तो ये शुरू हो गया। तो काफी हद तक हम लोगों ने इसको कंट्रोल किया। सिर्फ 2 चीज की कमी रही आज के दिन। एक तो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजनस बैक्टीरियाज आ गए हैं, नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो नैनो बायो फर्टिलाइजर आ गए हैं, तो उनसे पूर्ति होना शुरू हो गया है। दूसरा है फास्फोरस। तो फास्फोरस में प्रोम हम लोगों ने बनवाई थी, तो प्रोम और ये नैनो टेक्नोलॉजी से अगर करते हैं तो और किसी भी इनपुट की कमी नहीं आज के दिन। बाकी रहेगी स्प्रे की बात। तो लाइट ट्रैप्स और जो ऑर्गेनिक स्प्रेज हम लोग बनाते हैं तो उनसे कंट्रोल हो जाता है कि बशर्ते हम लोग पंचांग के हिसाब से इसको जो भी बिजाई करें, जो भी खेती करें पंचांग के हिसाब से, तो बड़े आराम से कंट्रोल होता है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी? जहां हमारी सॉइल्स डेफिशिएंट हैं,
इतने साल बगैर सोचे समझे जो हम लोगों ने उसको जो केमिकल इनपुट्स डाले हैं उससे दिक्कत आ रही है। जब तक आपकी सॉइल बैलेंस नहीं आएगी तो आगे उसमें प्रॉब्लम, उसमें जो भी आएगी वो उसकी कमी की वजह से ही आएगी। तो इसलिए उसको एनरिच करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर और जो भी हम लोग दूसरी प्रक्रिया कर रहे हैं वो, और क्या नाम जैसे खाद वगैरह जो भी हमारी देसी खाद है वो बना के डालें, ग्रीन मैन्योरिंग करें, तो ये चीज पूर्ति हो जाती है, किसी और केमिकल की इनपुट्स की जरूरत नहीं पड़ती है और झाड़ और उसका जो फूड वैल्यू है वो बिल्कुल इंटैक्ट होती है। ये तो हो गया खेती करने का सिलसिला, दिक्कत है और उसका समाधान है। Since I have a short time, I'm trying to shorten it. अब प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है बेचने की, और बेचने की प्रॉब्लम क्यों है?